नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। मोदी और राहुल की जो आपसी देश को लेकर जंग है वो रोज नित नई सामने आती है। कल देर रात राहुल गांधी मोदी के आवास पर पहुंचे थे। सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति का मामला था। बैठक हुई, बातचीत हुई। शाम मौसम बिगड़ गया था। बिगड़े मौसम में वो उनके आवास पर पहुंचे, सेवा तीर्थ, और सेवा तीर्थ पर बात बनी नहीं। वापस आते ही राहुल गांधी ने एक पोस्ट की, एक लेटर जारी कर दिया और उस पर उन्होंने कई गंभीर सवाल उठा दिए। वैसे भी आज पूरे दिन फर्जी खबरों पर ही रहा। जहां बीजेपी का एक वर्ग फर्जी खबरें वायरल करता रहा तो एक वर्ग उसे फेक खबर बताता रहा। फिर अंत में एक अखबार ने आकर, देश के प्रतिष्ठित अखबार ने आकर यह खुलासा किया कि ये फेक खबर है। इसके बावजूद भी अगर देश के लोग, देश के नागरिक ये न समझें, ये सारा खेल आंकड़े फर्जी हैं, खबरें फर्जी हैं, सिस्टम फर्जी है, क्योंकि प्रेस इंडेक्स की जो सूची है वो सब साबित करती है। और कल से आपने देखा है, अपील के फायदे सुन सुनकर आपका पेट फूला जा रहा होगा हंसते हंसते कि अगर सोना नहीं खरीदा तो इतने बिलियन, तेल नहीं खरीदा तो इतने ट्रिलियन, और अगर गैस नहीं खरीदी तो इतने बिलियन, और अगर सब कुछ बंद करके भोजन छोड़ दिया तो फिर बल्ले बल्ले। ये विचार आप कीजिए, क्योंकि मैं तो परेशान हूं। जो देख लो कहीं, वैसे तो मैं टीवी देखता नहीं हूं, फिर भी अब ये मीम आने लगे हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, तो इन्हें देखना पड़ता है। कई एंकर तो ये लग रहा है कि धन्यवाद सर। मैं तो मुद्दे पे आ जाता हूं। राहुल जी ने क्या कह दिया, क्यों सुना दिया मोदी के मुंह के मुंह, आमने सामने सुनाया आज तो जमकर। क्या जरूरत पड़ी है इतनी खरी खोटी सुनाने की? देखिए, राहुल गांधी ने जो खरी खोटी सुनाई है वो जुबानी भी सुनाकर आए हैं और लिखित में भी देश के सामने रख दिया है। मुद्दा यह है कि सीबीआई के निदेशक हैं प्रवीण सूद। उनका कार्यकाल 24 मई को खत्म हो रहा है, यानी इसी साल चंद दिनों बाद। जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उनके चयन की प्रक्रिया चल रही है सीबीआई के डायरेक्टर की। हमारे देश में ऐसी संवैधानिक व्यवस्था है कि जो देश के सबसे बड़े पद हैं, इस तरह के जो स्वायत्तशासी पद हैं, स्वायत्तशासी निकाय हैं, जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, उनके मुखियाओं की नियुक्ति में ऐसा प्रावधान किया गया है कि खुद प्रधानमंत्री अकेले अपनी मर्जी से नियुक्ति नहीं कर सकते। उसमें नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी शामिल रखा गया है। अब जैसे ही सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति की नौबत आती है, चूंकि सरकार को, केंद्र सरकार को सीबीआई की जरूरत अपने एक शूटर के रूप में बहुत पड़ती है, इसलिए वो अपनी मनमर्जी का सीबीआई डायरेक्टर बनाना चाहती है। यद्यपि हर सरकार ये करती रही है, लेकिन अब जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उसमें साफ दिखाई देता है कि नेता प्रतिपक्ष, जिसे संविधान के अंतर्गत, एक कानून के अंतर्गत इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है, उसे सिर्फ बिजूके के तौर पर, जैसे वो खेत में बिजूका खड़ा कर देते हैं ना, ऐसे दिखावटी तौर पर इस मीटिंग में रहना है। बाकी जो मर्जी होगी प्रधानमंत्री और सीबीआई मिलकर तय कर लेंगे। हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए थोड़ा सा हम ये बता दें कि ये कौन सा कानून है जिसके अंतर्गत लीडर ऑफ अपोजिशन को इसमें शामिल किया गया है। एक एक्ट है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ये कहता है कि सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति में प्रधानमंत्री, भारत के प्रधान न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष, 3 सदस्यों की एक समिति होगी। उसके सामने जो भी पात्र लोग हैं, जो उस पद के दावेदार हो सकते हैं, वे रखे जाएंगे। गुण दोष के आधार पर, मेरिट के आधार पर यह कमेटी निर्णय लेगी। अब चूंकि 3 सदस्यों की कमेटी है तो स्वाभाविक है कि 2 जिस पर फैसला करेंगे उसकी नियुक्ति हो जाएगी। जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में भी इसी तरह से होता है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी। सर, ये जो 3 सदस्यीय कमेटी थी, पहले इसमें 3 लोग होते थे। नेता सदन यानी प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष यानी जो भी, जैसे अब राहुल गांधी है तो राहुल गांधी, और एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। बीच में कुछ प्रक्रिया बदली कि एक कैबिनेट मंत्री और नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री। क्या सीबीआई की नियुक्ति के लिए ऐसे प्रावधान नहीं है? नहीं, इसकी नियुक्ति के लिए जो मैंने आपको बताया ना, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है, उसमें एक बार एक संशोधन हुआ है, और उस संशोधन की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि सदन में 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद कोई एलओपी नहीं था, नेता प्रतिपक्ष नहीं था, क्योंकि निर्धारित संख्या में कांग्रेस पार्टी या किसी भी पार्टी के सदस्य नहीं थे। तो उस वक्त 2014 में एक संशोधन हुआ जिसमें उस शब्द को थोड़ा सा बदलकर यह कर दिया गया, लीडर ऑफ अपोजिशन की बजाय सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी का नेता। यह संशोधन हुआ 2014 में, 25 नवंबर 2014 को फिर लोकसभा में पेश किया गया और इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। यानी हर हालत में विपक्ष का नेता तो इस कमेटी में रहा ही है, चाहे वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के लीडर के रूप में, या अब जब राहुल गांधी के पास संख्या पर्याप्त हो गई है, लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप। अब राहुल गांधी ने जो डिसेंट नोट जिसको कहते हैं, असहमति का पत्र, असहमति की अपनी आवाज जो मीटिंग में दर्ज कराई है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, 2 पेज की चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी ने इसमें जो कुछ लिखा है उसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने लिखा है कि मैं रबर स्टांप नहीं हूं। मैं यानी लीडर ऑफ अपोजिशन रबर स्टांप नहीं है कि प्रधानमंत्री जहां चाहे वहां पे उसको ठप्पे के रूप में लगा दे। अब राहुल गांधी की जो शिकायतें हैं वो समझ लीजिए। नेता प्रतिपक्ष आज जब बैठक में पहुंचे बीती रात, वो बैठक सेवा तीर्थ में नहीं, लोक कल्याण मार्ग में हुई थी, प्रधानमंत्री के अपने आवास में। उसका नाम तो आज भी लोक कल्याण मार्ग है। बैठक में जब वे पहुंचे तो उनके सामने 69 नाम रख दिए गए, सिर्फ नाम रख दिए गए मीटिंग के एन मौके पर। लेकिन एक प्रक्रिया है जिसमें समिति के सदस्यों के पास पहले से समय रहते, कुछ समय पहले, ये विवरण भेज दिया जाता है। उसको कहते हैं 360 डिग्री रिपोर्ट या सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट। व्यक्ति अपने बारे में, जो व्यक्ति डायरेक्टर बनना चाहता है या संबंधित पद के लिए आवेदन कर रहा है, वो अपना आत्म आकलन कि मैंने ये काम किया है अब तक, इतने मुझे गैलेंट्री अवार्ड मिल चुके हैं, मैं इन राज्यों में इन पदों पर रह चुका हूं, या केंद्र सरकार में इस पद पर रहा हूं, क्योंकि आईपीएस डेपुटेशन पर भी दिल्ली जाते हैं। अपनी सारी उपलब्धियां, अपना सारा सेल्फ अप्रेजल की रिपोर्ट संबंधित व्यक्ति की तरफ से रखी जाती, और सरकार 360 डिग्री उसकी रिपोर्ट बनाएगी। उसमें मेरिट लगेगी कि इसमें इस व्यक्ति में ये अच्छाई है, इसमें ये बुराई है। सबके नामों की एक तरह से तालिका होगी, कमेटी के तीनों सदस्यों को समय रहते वो दे दी जाएगी। अब राहुल गांधी जब पहुंचते हैं तो उनके सामने रख दिया जाता है पूरा पुलिंदा कि आप इसको ऐसे पलट दीजिए और हम जो नाम फाइनल करें उस पर ठप्पा लगा दीजिए। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। राहुल गांधी 2025 में भी इसी तरह की असहमति दर्ज करा चुके हैं। तब भी उन्होंने कहा था कि मैं चयन समिति का सदस्य हूं, मुझे समय पर आवेदकों के, दावेदारों के नामों की जानकारी मिलना चाहिए, तब ही मैं इस पर सहमति असहमति दे सकता हूं। लेकिन उससे भी बड़ी बात शिव कुमार जी, जो राहुल गांधी ने अपने पत्र में लिखी है, वो है इस देश के आम लोगों, पत्रकारों, राजनेताओं और आलोचकों की रक्षा का सवाल। राहुल गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, चूंकि सीबीआई पिछले कई सालों से अपने संवैधानिक दायित्व निभाने की बजाय सरकार के इशारे पर राजनीतिक विरोधियों, सरकार की आलोचना करने वालों और पत्रकारों, देखिए हम और आपकी सबकी चिंता की है राहुल गांधी, इनके साथ दुरुपयोग हो रहा है। इन पर निशाना साधने के लिए सीबीआई का दुरुपयोग सरकार कर रही है। इसलिए मैं ऐसी पक्षपातपूर्ण
पदस्थापना के लिए इस तरह की पक्षपातपूर्ण प्रक्रिया में शामिल होने की बजाय खुद को इससे अलग रखता हूं। और उन्होंने किसी के भी नाम पर सहमति नहीं दी, अपना डिसेंट नोट दर्ज करा के आ गए। उनके असहमति दर्ज कराने से भी प्रक्रिया नहीं रुकेगी। जैसा मैंने बताया, कानून में प्रावधान है, 3 लोगों की समिति है, 3 में से 2 लोग जिसके नाम पर सहमति दे देंगे उसकी नियुक्ति हो जाएगी। और 2 लोग कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत। नियुक्ति किसकी होगी वे नाम हमारे सामने आ ही जाएंगे। लेकिन जो दावेदार थे उनके बारे में कोई डिटेल पहले से जानकारी नहीं दी गई। जो खबरें सोशल मीडिया पर और अखबारों की वेबसाइटों पर है उसमें से कुछ नाम अब आपको साझा कर देते हैं। दावेदारों में पराग जैन है, शत्रुजीत कपूर, योगेश गुप्ता, जीपी सिंह और प्रवीर रंजन, इनके नामों पर विचार किया गया। लेकिन बाकी पूरे 69 नाम जो दावेदारों के थे उनकी कोई जानकारी पारदर्शी रूप से समिति के सदस्य नेता प्रतिपक्ष को नहीं दी गई। तो राहुल गांधी एक संदेश देश को देना चाहते हैं कि वे देश के लोगों के पक्ष में खड़े हैं। सरकार अपनी मनमर्जी से किसी का भी नाम तय कराना चाहती है, मैं उसमें साथ नहीं हूं। मेरा मानना यह है कि प्रधानमंत्री जिसको बनाना चाहते वैसे भी बना लेते, लेकिन अगर वे समय पर राहुल गांधी को पूरी डिटेल विस्तृत जानकारी उपलब्ध करा देते, जो कि वे हर बार मांगते हैं, तो इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। अंततः सीजीआई तो मोदी के कहने में ही चलते। हम ये नहीं कह रहे हैं कि रबर स्टाम्प है वे, लेकिन अगर नेता प्रतिपक्ष निर्धारित समय पर मीटिंग से पहले जानकारी चाहते थे तो उन्हें दी जाना चाहिए। और देखिए शिव कुमार, 69 लोगों की डिटेल नेता प्रतिपक्ष क्या 15 मिनट में, आधा घंटे में कैसे देख सकता था? कहां तक पढ़ता वो रिपोर्ट्स को? और कोई एक आध पेज की रिपोर्ट तो होगी नहीं, एक एक इंडिविजुअल के बारे में अच्छी खासी जानकारी होगी। सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स होते हैं जो सीबीआई के डायरेक्टर पद तक पहुंचते हैं। इतना लंबा कार्यकाल, कहां रहे, क्या क्या किया, और आप चाहते हैं कि मिनटों में ऐसे यस सर हाँ करके पन्ने पलट कर राहुल गांधी दस्तखत कर दें? तो एक तरह से करारा जवाब उन्होंने दिया है कि मैं आपके हर काम में शामिल नहीं हूं। जी शिव कुमार। सर, इतनी बात कह देना बड़ी हिम्मत की बात है जब राहुल गांधी पर पूरे देश में केसों की जड़ी हो। राहुल गांधी पर रोज एक तरीके से कहते नहीं है कि तलवार की धार पर चलना, और सोशल मीडिया की एक नई धार बन गई है। इस पर आप कुछ भी बोल दो। आजकल कुछ ऐसे अंधभक्त हैं, पढ़ते भी नहीं हैं, आपकी पोस्ट भी नहीं पढ़ते हैं। वो ये अंदाज लगाते हैं कि डॉक्टर राकेश पाठक जी ने लिखी है तो निश्चित बीजेपी के विरोध में होगी। भले ही आप ये लिखो कि ये काम तो मोदी जी ने अच्छा कर दिया है, वो उसमें नुक्ताचीनी कर देंगे। कई पोस्टें ऐसी होती हैं सर। एक पोस्ट आज मेरे खिलाफ एक ग्रुप में किसी ने कुछ लिखा फेवर में मेरे में, उसको बिना पढ़े उसने उस पर अपना कमेंट दर्ज कर दिया। हमने उस व्यक्ति को फोन किया, हमने कहा भाई क्या लिखा है? कि वो सर आपकी थोड़ी पोस्ट है और आप तो हमारे भगवान हो, देवता हो, आपके खिलाफ कैसे लिख सकते हैं? तो हमने कहा कितने दिन से स्कूल में पढ़ा रहे हो? कि सर हो गए 25 साल। कि उसमें हमने देखा कि जिसने लिखा है वो ठीक आदमी नहीं है। तो अब आप अंदाज लगाओ, पोस्ट पढ़ने से किसी का कोई मकसद नहीं रहा है। देखिए शिव कुमार, जब जिस सरकार के सांसद, जो सत्ताधारी पार्टी है, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पत्रकार, इंदिरा गांधी की फोटो लगाकर बनाई गई एक इमेज एक बड़े अखबार के फ्रंट पेज की प्रतिकृति सोशल मीडिया पर इस दावे के साथ शेयर कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने भी सोना न खरीदने की अपील की थी। वो तो भला हो द हिंदू अखबार का, उसने पूरी दमदारी से उस दिन का फ्रंट पेज पेश कर दिया। और मजेदार बात यह है शिव कुमार, आपने सही कहा कि आपके वो जो भी साथी थे बिना पढ़े उन्होंने कमेंट किया होगा। जिन लोगों ने भी अखबार का वो पेज वायरल किया है उन्होंने इतना दिमाग नहीं लगाया कि 1967 में, 1967 में न तो इस तरह के फॉन्ट बने थे, कंप्यूटर नाम की चीज नहीं थी, न इस तरह की स्टाइल शीट होती थी अखबारों की, न लेआउट ऐसे होते थे। मैं तो संयोग से
उस जमाने का पत्रकार हूं जिसने हैंड कंपोजिंग के जमाने से पत्रकारिता शुरू की है। हमने अपनी आंखों से हैंड कंपोजिंग होते देखी है, कई बार शौकिया तौर पर खड़े होकर वो एक एक अक्षर उठाकर शब्द बनाए जाते हैं उनको लगा लगा कर। नई पीढ़ी ने तो हैंड कंपोजिंग देखी नहीं होगी कि कैसे होती है। आप उस फेक पेज को वायरल कर रहे हैं, पर जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि अब इस झूठ और नफरत की फैक्ट्री की झूठ की जो उम्र है वो चंद मिनट बची है। इधर उन्होंने झूठ बोला, अगले 5 मिनट में उसका खुलासा हो जाता है, कलाई खुल जाती। और आप देखिए कि जिस इंदिरा गांधी के बारे में आप ये दावा कर रहे हैं, उन्होंने 1962 की चीन की लड़ाई के समय जो देश नेशनल डिफेंस फंड था उसमें अपना योगदान देने के लिए 367 ग्राम सोना दान कर दिया था। और इसके दस्तावेजी प्रमाण है, फोटो तो है ही, इसकी तस्वीर है, डिफेंस मिनिस्ट्री की एक किताब है उसमें भी इसका उल्लेख है। और वो फोटो कोई फेक फोटो नहीं है, हमारे दर्शक देख सकते हैं उसको। तो जिस देश में सरकार में बैठे लोग, मंत्री, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, खुद प्रधानमंत्री झूठ बोलते हो, एक शहीद प्रधानमंत्री का नाम लेकर झूठ फैलाते हो, उनसे क्या उम्मीद की जाएगी कि वे देश को कभी सच बताएंगे। जी शिव कुमार। आपने एक पोस्ट और राहुल गांधी की आज देखी होगी जरूर, जिसमें उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार की चोरी पकड़नी है तो आप गूगल कर लो, 1 साल पुरानी पोस्ट पढ़ लो और आज की पढ़ लो, मुझे मत मानो। बिल्कुल सही उन्हीं बात। अखबार और उन्हीं न्यूज चैनल्स की सुन लो जो 50% टैरिफ के फायदे बताते हो, फिर 15% को मास्टर स्ट्रोक बताते हो, 25% पर वो बताते हो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। ये तो एक हमने उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि गूगल कर लीजिए कि इससे पहले जो नीट का डायरेक्टर था वो आजकल है कहाँ, है कहाँ। और दूसरे पता कर लीजिए कि जो एसआईआर में एक अधिकारी थे और इस चुनाव में बंगाल के निर्वाचन अधिकारी थे, यानी जो जितना बड़ा चोर उतना बड़ा इनाम। तो गूगल कर लीजिए। तो सर यार गूगल का क्या मतलब है, थोड़ा सा समझा दीजिए कि दर्शक समझ ले। देखिए राहुल गांधी ने तो गूगल करने को कहा है। अब आजकल तो एक ग्रोग भैया भी आ गए हैं। ग्रोग दादा तो चंद सेकंड में सच्चाई सामने लाकर रख देते हैं। आप उनसे कुछ भी पूछ लीजिए। ये जो फोटो हमने स्क्रीन पर अभी दिखाई है इंदिरा गांधी की, पूछ लीजिए ग्रोग से, बता देगा कब की फोटो है, कितना सोना उन्होंने दान किया ये भी ग्रोग बता देगा, गूगल भी बता देगा। दरअसल में राहुल गांधी ये कहना चाह रहे हैं कि आपको जिस पर भरोसा हो, जिस भी माध्यम पर, जिस भी प्लेटफॉर्म पर, जिस भी ऐप पर, जिस किताब पर, जिस व्यक्ति पर, उससे पूछ लीजिए कि कल क्या कहा था और आज क्या कह रहे हैं। उससे पूछ लीजिए कि जिसे एसआईआर की जिम्मेदारी बंगाल में दी गई थी वो आज कहां है। उससे पूछ लीजिए कि बंगाल के मुख्यमंत्री का सलाहकार कौन बना है। ये सारी चीजें राहुल गांधी, मैं समझता हूं, जैन जी को संबोधित कर रहे हैं, नई पीढ़ी से बात कर रहे हैं, क्योंकि वही ज्यादा है इन सब चीजों पर, ग्रोक पर, गूगल पर, ओपन एआई, चैट जीपीटी। पूछ लें उससे कुछ भी जो पूछना हो। तो राहुल गांधी झूठ के खिलाफ, देखिए ये वो तस्वीर है, इंदिरा गांधी भारतीय सेना के अधिकारियों या रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के सामने अपने 367 ग्राम सोने के आभूषण दान दे रही हैं। 1962 की तस्वीर है, तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, चीन का हमला हो चुका था। आज हम चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री की भी ऐसी एक तस्वीर दिखाई दे, उनके पास भी कुछ ऐसा हो जिसे वे दान कर सकें, तो देश के सामने आदर्श बनकर आए, हम सब उन्हें सैल्यूट करेंगे। उनके पास तो बहुत बड़ी संख्या में तोहफे होंगे देश विदेश से मिले हुए, उनके पास बहुत तरीके की टोपियां होंगी, गमछे होंगे,
उनको ही देश हित में नीलाम करा दें, चलिए दान नहीं कर सकते, नीलाम करा दें, उससे जो धन आएगा उसे अपना राष्ट्रीय कोष में, देश के खजाने में जमा कर दें। क्या दिक्कत है मतलब ऐसा? आप दर्शकों से ये कहना चाहते हैं उन्होंने भी बहुत विदेश यात्रा में पैसा इस देश का खर्च किया है, वहां से बहुत कुछ परतोष में मिला है, तो कुछ तो वो देश हित में जमा करें, ये कहने का तात्पर्य आपका? बिल्कुल निश्चित तौर पर, और ऐसा इससे पहले अतीत में हुआ है। दुनिया के कई देशों में ऐसा हुआ है कि आपात स्थिति में वहां के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपतियों ने खुद को मिले हुए तोहफे नीलाम करके देश हित में उस पैसे को जमा कर दिया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी जाने वाले हैं विदेश, हम और आप जब बात कर रहे हैं इसके 72 घंटे या 2 या 2.5 दिन बाद उनकी यात्रा शुरू हो जाएगी संयुक्त अरब अमीरात। लेकिन सर उन्होंने तो अपील की है कोई नहीं जाएगा, फिर ये कैसे हो रहा है? मैं फिर आप कहोगे कि शिव कुमार तुझे खुजली रहती है, ये फिर जब उन्होंने अपील की तो फिर खुद पे लागू नहीं है? खुद पे लागू होती तो वे असम के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह में भी इतना अब आप लवाजमा कहेंगे कि लेकर, मध्य प्रदेश के एक मंत्री आज 700 वाहन लेके 600 कितने से सर भूल रहा हूं तो आप मंत्री भी नहीं है वो, मंत्री भी नहीं है वो, कौन थे? पाठ्य पुस्तक निगम के चेयरमैन बने हैं, कार्यभार संभालने उज्जैन से भोपाल पहुंचे हैं। और एक और वीडियो देख लीजिए, वो जो 250 किले के मुक्के वाले बीजेपी के विधायक है ना, प्रीतम लोधी, वो एक मंदिर गए थे, मंदिर में कोई विवाद चल रहा है, 200 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला लेकर गए। यद्यपि उसके बाद मोहन यादव तो ने, सर डीजल नहीं बचा रहे हैं वो, 500 ले जानी थी 200 ले गए तो डीजल नहीं बचा रहे हैं, 300 तो कम ले गए। बिल्कुल कम ले गए, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने खुद के काफिले में से संख्या घटा दी है गाड़ियों की। उनका जो कारकेड है उसमें अब 13 की जगह शायद 8 गाड़ियां होंगी, ऐसा निर्देश अभी जीएडी से निकला है। लेकिन प्रधानमंत्री जो यात्राएं करते हैं, प्रधानमंत्री देश में कहीं जाते हैं, विदेश में कहीं जाते हैं, उनके आने जाने पर कितना खर्च होता है, इसका अनुमान अगर लगाना हो तो हमारा वीडियो है, उस पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री एयर इंडिया वन नाम के जिस जहाज में चलते हैं, मूलतः वो बोइंग 777 300 नाम का जहाज है। ऐसे 2 एयर इंडिया वन विमान है हमारे पास, अभी हजारों करोड़ रुपए के हैं। उसमें 6.5 7 लाख से 8 लाख टन जेट फ्यूल प्रति घंटे जलता है। उसके बाद एयर इंडिया वन से उतरने के बाद वे MI-17 हेलीकॉप्टर में वायुसेना के उसमें सवार होते हैं। वहां से सभा स्थल या उसके आसपास जो हेलीपैड होता है, कार्यक्रम जहां भी जाना हो वहां उतरते हैं। उसमें 750 लीटर प्रति घंटे फ्यूल जलता है। फिर वे अपने मोटरकेड में, अपने कॉन्वॉय में बैठते हैं, गाड़ियों में, बड़ी लग्जरी गाड़ियां, एक से एक, BMW, मर्सिडीज, मैबेक, बहुत लंबी गाड़ियां, महंगी महंगी, एक से एक। उनमें 150 लीटर प्रति घंटे से ज्यादा का डीजल जलता है। अगर इसको पैसे में कन्वर्ट करें तो प्रधानमंत्री अगर अपने देश में ही दिल्ली से बाहर कहीं एक दिन की एक कार्यक्रम के लिए यात्रा पर जाते हैं तो कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। और अगर एक दिन में वे 2 राज्यों में चले गए, 2 अलग अलग स्थानों पर गए, तो ये खर्चा डबल हो जाता है। अभी वे असम गए थे कल हिमंता के शपथ समारोह में, कितने राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे थे, कितने केंद्रीय मंत्री थे, कितने चार्टर विमान, कितने हेलीकॉप्टर, कितनी गाड़ियां, कितनी बसें लगी होंगी, गिनती नहीं कर सकते आप। क्या प्रधानमंत्री बचत करने के लिए ये नहीं कह सकते थे कि छोटा शपथ समारोह रखें, राजभवन में कर लें? बाकी मुख्यमंत्रियों को मना कर देते कि आप मत आइए, मैं जा रहा हूं, इतना पर्याप्त है। लेकिन प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में जो भेद है वो कैसे पता लगता? फिर तो ये हो जाता कि वे जो कह रहे हैं वही करते हैं। ऐसा तो उन पर फिट नहीं बैठता। मोदी जी का तो ये है जीवन दर्शन, मैं जो कहता हूं वैसा बिल्कुल नहीं करता, और कभी भी वे अपने इस स्टैंड से 1 इंच भी चिगते नहीं है। तो ये जो अपील है ये एक तरह का ढोंग है। सरकारी एजेंसियों में जिस तरह की नियुक्तियां कर रहे हैं उसकी प्रक्रिया को भलाए ताक रखकर लीडर ऑफ अपोजिशन को
रबर स्टाम्प बनाना चाहते हैं, वो भी उनका ढोंग है, जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने चिट्ठी लिख दी है, ताकि इतिहास में ये दर्ज रहे कि जब नरेंद्र मोदी कुछ गलत कर रहे थे तो देश का नेता प्रतिपक्ष उनके साथ नहीं था। इतिहास उनसे भी तो सवाल पूछेगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने आज ये जो असहमति दर्ज कराई है, ये एक औपचारिक असहमति है, लेकिन हमेशा के लिए दर्ज रहे। जब इस दौर का इतिहास लिखा जाए तो ये लिखा जाए कि नेता प्रतिपक्ष ने लोकतंत्र को बचाने के लिए, असहमति आलोचना की आवाजों को बचाने के लिए, पत्रकारों और राजनेताओं की रक्षा के लिए कम से कम एक कागज पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। जी नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा और यही होना भी चाहिए। हालांकि जिस तरीके से मोदी की अपील की जो थू हुई है, उस फजीयत को रोकने के लिए तो आज ये फर्जी खबर, कल फेक खबर चलाई गई कि ऐसा बिल्कुल। मोदी जी नहीं कह रहे हैं, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कर चुके हैं, ऐसा इंदिरा गांधी भी कर चुके हैं, लेकिन करने वालों ने ये नहीं बताया कि 62 और 55 या 57 वाला देश अब 26 में नहीं है। देश बदल चुका है और अब हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है भाई, हम तो तीसरी अर्थव्यवस्था होने वाले हैं। बदले हुए व्यवस्था में आप ये कह रहे हो और फिर नजीर 62 की दे रहे हो, तो सोचना पड़ेगा उस समय देश के पास न संसाधन थे, न देश कुछ बना सकता था, न देश के पास हथियार थे, न देश के पास बहुत अच्छी विकसित श्रेणी की कुछ मिसाइलें थी, कुछ था ही नहीं। उसी हिसाब से देश ने लड़ाई लड़ी और देश विकराल परिस्थितियों में मौजूदा प्रधानमंत्री ने मदद करने का मन बनाया। नेहरू जी ने तो अपना सर्वस्व दान में दे दिया, लेकिन खुद को नेहरू के बराबर करने के चक्कर में उनकी दोनों वीडियो वायरल हो रही हैं, फेक खबर वायरल हो रही है। जो उन्होंने एक बयान लोकसभा में दिया था कि मैं आपका कच्चा चिट्ठा आपको सुना देता हूं। नेहरू जी ने कहा था कि जब कोरिया में लड़ाई होती है तो उसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, भारत के बाजार पर पड़ता है, महंगाई पर पड़ता है। भाई बार बार नेहरू को कोसने के बाद फिर भी नेहरू के ही पीछे आना पड़ता है, फिर भी इंदिरा के पीछे आना पड़ता है। तो आपकी अपनी लाइन क्या है? सिर्फ इतनी कि देश में नफरत बो, देश के संसाधन किसी को बेच दो, उस संसाधन से ऐसो आराम करो, केवल इतना। मैं ये बातें इसलिए कहना चाहता हूं कि दर्शक इस बात को कब तक नहीं समझेंगे। इस देश के नागरिक, मैं नहीं कहता कि राहुल अच्छे हैं, मैं नहीं कहता कांग्रेस अच्छी है, मैं नहीं कहता सपा अच्छी है, मैं नहीं कहता बसपा अच्छी है, मैं नहीं कहता कि टीएमसी अच्छी है, सब गलत है। लेकिन कम से कम वोट देते वक्त ये विचार तो कीजिए कि किसके सुई में नुकीली नोक है जो आपकी आंख तक छेद रही है, और किसकी नुकीली नोक इतनी है कि वो आपको एक इंजेक्शन का तो दर्द दे रही है लेकिन आपको घाव पैदा नहीं कर रही है। जिस दिन आपने ये अंतर समझ लिया उसी दिन देश चल पड़ेगा। सरकारों के कृत्य तो एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ लीक से हटके चले जाते हैं, कुछ लीक पर चलते रहते हैं, और लीक पर चली हुई गाड़ी पार चली जाती है और कुलीक वाले कब आपको कहां फंसा दें कोई भरोसा नहीं। ये 12 मार्च का वीडियो आज भी राहुल गांधी का सर वायरल हो रहा है, बस 30 सेकंड लूंगा, और वो तब बता चुके थे कि देश विकराल परिस्थितियों में जूझ रहा है, देश को एक आपात बातचीत करने का नजरिया। आज शरद पवार ने तो कल लिख के कह दिया, कल हम लोग जिस बात पर चर्चा करी सुबह ये आ गया कि सदन बुलाओ, बातचीत करो, ये देश में हो क्या रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी अब विदेश जा रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला है। आप यहां मस्त रहो, आप बचत कीजिए। प्रधानमंत्री अपील आपके लिए की है, अपने लिए नहीं। आपको ये मेरी बात पसंद आए तो मुझे जरूर बताइए कि मैं गलत हूं या नहीं। सर आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।